हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपियन ट्यूटोरियल्स। सो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम कवर कर रहे हैं डीयू, बीएचयू, एचसीयू, जामिया, सीयू से जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने जीओसी का लेक्चर देख लिया था। जीओसी में जितने भी प्रीवियस ईयर थे, बेसिकली मैं कहाँ से कवर कर रहा हूँ, 2011 से 2018 तक का, 1920 का रिसेंट में मैं दोनों पेपर पूरा बाद में सॉल्व करा दूंगा। मतलब एक साथ किसी दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें 2019 का पूरा पेपर, 2020 का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। वो अभी हम क्या सब डिस्कस कर रहे हैं, 2011 से 2018 में टॉपिक वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनसे रिलेटेड और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि 60 से 70% सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर। तो सपोज आप 30% मान के चलो कि प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करके जा रहे हो तो 30% क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, 95% केसेस में ये है कि 30% क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं। फिर बाकी बचे जो क्वेश्चन, उस 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम पैटर्न, सेम कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने यहाँ जो पीपीटी बनाई है उसमें 180 क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि मैं ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी में यही फर्क होता है। हमें क्वालिटी देनी, मुझे क्वांटिटी नहीं देनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपको आ जाएगा। 500 क्यों करना, हम 50 या 50-100 कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। हम कंसेप्ट सीख जाएंगे तो हम फिर कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरा मेन मोटो कि आपको कंसेप्ट और आपका अप्रोच डेवलप कराना टुवर्ड्स द क्वेश्चन, कि जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हो सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वो डेवलप हो जाता है तो आपके लिए बेनिफिट है। तो लास्ट टर्म पे हमने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस कर लिया था। 41 से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड्स थ्रू एन इंटरमीडिएट। मतलब ये चीज देखो, ये चीज आपको तभी समझ में आएगी। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने बुक पढ़ा है, बुक रीडिंग की है, तभी आपको ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वो स्टूडेंट करते हैं जो बुक रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली आपको पता है कि एरोमेटिक, जब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कोई भी बेंजीन, बेंजीन का डेरिवेटिव, उसमें जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसको याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करके आएंगे, फेनाइल केटायन लिख के आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोफाइल बना रहे होगे तो आप ऐसा बन रहा होगा, सपोज ये यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि इसको बोलते हैं फेनाइल केटायन, बट नहीं, इसका एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसको स्पेसिफिक नाम से बोला जाता है। इसको बोलते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये आपको तभी आएगा जब आप या तो ढेर सारे प्रैक्टिस किए होगे क्वेश्चन, या तो आप बुक रीडिंग करते हो। ये क्वेश्चन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब क्या है, द रिलेटिव रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ RC6H5 वेयर R इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली क्या कह रहा है कि बेंजीन है C6H5 जिसमें R ग्रुप लगा है। ठीक है, अब R ग्रुप क्या क्या हो सकता है, एक बार CH3, तो मैं बना देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एक बार हमने लगा लिया CH3, दूसरी बार क्या कह रहे हैं इन्होंने, NO2 आप लगा लो। दूसरे बार NO2 हमने लगा लिया। तीसरा क्या है, OH लगा लो। और फोर्थ क्या है, क्लोरीन लगा लो। तो आगे क्वेश्चन पढ़ना, आगे क्या लिखा है कि द रिलेटिव रेट ऑफ नाइट्रेशन। बेसिकली इन चारों का मुझे क्या कराना है, नाइट्रेशन कराना। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेट HNO3, ये कंसंट्रेट HNO3 ऑब्लिक कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन है। हमको पता है ये दोनों आपस में मिलके क्या जनरेट करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल जिसका नाम है नाइट्रोनियम आयन, NO2+। तो हमें इलेक्ट्रोफाइल तो मिल चुका है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास ये 4 रिएक्टेंट है, NO2+ चारों के पास जा रहा है, तो किसमें रिएक्शन फास्ट बनेगी, किसमें प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तो आप मुझे ये बताओ, NO2+ कैसा है, एक अपना खुद में ही एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा है। तो ये किसके पास जा रहा है,
बेंजीन रिंग बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होती है तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करती है। अब आपको देखना है कि क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती है। तो जिस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वहां तेजी से अप्रोच करेगा। अब आपको सिंपली ये देखना है, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है वाया प्लस आई इफेक्ट, किसके थ्रू, प्लस आई इफेक्ट। ये NO2 तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से पुल करता है वाया -m -i दोनों लगता है यहाँ पे। OH क्या करता है, प्लस m के थ्रू बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। क्लोरीन क्या करता है, बढ़ाता भी प्लस m के थ्रू -i के थ्रू, इसका दोनों लगता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है, आप देख रहे हो कि इधर प्लस i लग रहा है, इधर प्लस m लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए प्लस m जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाता है एज कम्पेयर टू प्लस i। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सपोज अगर मैं इसको ABCD दे रहा हूँ नंबर, तो सबसे ज्यादा C में रिएक्शन पास्ट होगी, देन किस में होगी, A में होगी। अगर फर्स्ट और फोर्थ में आपको कंफ्यूजन है तो फर्स्ट में क्या, प्लस आई के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही। यहाँ क्या हो रहा है, प्लस m के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसका माइनस आई इफेक्ट भी लगने लगता है। माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि प्लस आई, यहाँ पे माइनस प्लस m माइनस आई दोनों लगता है, यहाँ पे सिर्फ प्लस आई लगता है, इस वजह से C के बाद A के बाद क्या होगा D के बाद क्या हो जाएगा B। अब आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा सही है। सबसे सी में बोले तो सी हमारा क्या था, OH, ए क्या था, CH3, और फिर ये, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि E2 रिएक्शन क्या होती है। बेसिकली E2 रिएक्शन में क्या होता है, सपोज मैंने कोई भी एल्किल हैलाइड लिया है और कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो बेस क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करता है और ये क्लोरीन बाहर निकलता है। तो E2 रिएक्शन में हमको पता है लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, उसकी साइज जितनी बड़ी होगी, वो लीव उतने आसानी से करेगा। यहाँ पे एक खास बात है कि ये जो नेगेटिव चार्ज ये बनता है, ये कार्बन आयन नहीं, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब साइमल्टेनियस इफेक्ट होता है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज आता है, ये तुरंत ही इस अपने बगल वाले कार्बन पे अटैक करता है और क्लोरीन क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब हम देखते हैं, और याद रखना नॉट ट्रू पूछ रखा है, ट्रू मत करके चले आना, नॉट ट्रू। इट इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ऑब्वियसली दो हमने सब्स्टिट्यूएंट लिए तो इट इज अ बायोमोलिकुलर, ये तो गलत हो गया। मतलब ये एक्चुअली में स्टेटमेंट सही है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉट ट्रू पूछा है ना, तो ये गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज RI, ये भी सही है। आयोडीन की साइज जितनी बड़ी उसकी लिविंग एबिलिटी उतनी ज्यादा, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ना कर, यहाँ पे जब कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसा। तो नॉट ट्रू के लिए पूछा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। डी अगर देख लो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX, हाँ सपोज यहाँ पे अगर ऐसा बन रहा है, एक जगह ये है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये CH2Cl है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या, दो इंडक्टिव इफेक्ट, दो प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही, मतलब कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे तेजी से रिएक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना यहाँ पे अटैक करेगा तेजी से, और क्लोरीन क्या करेगा, निकल जाएगा। तो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, नॉट ट्रू पूछा इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर लोगे, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं है। ये कौन सा एलाइलिक कार्बन है, ये कौन सा है, 2 डिग्री है, ये कौन सा है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री की, हाँ 3 डिग्री, ये कैसा, 2 डिग्री। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मोर स्टेबल, हमको पता है ये एलाइलिक है, ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, बट अगर ऑर्डर लिखने को आता तो हमको पता है सबसे ज्यादा एलाइलिक। अब ये दोनों फिर उसके बाद टर्शरी ये वाला आ जाता बी। अब उसके बाद देखो ये ए और सी में अगर कंपैरिजन करना हो तो ए में भी क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और सी में भी क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। जब ऐसा केस फंसता है तब हम क्या देखते हैं, तब हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका काउंट करो तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और इधर पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। इधर पे देखोगे तो क्या है कि 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, इधर एक, तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला। तो ये मैंने ये डी था, ठीक है, डी
बी ए सी। इसी तरीके से आपको मैंने पढ़ाया था जब मैं आपको जीओसी पढ़ा रहा था, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये सब जो क्वेश्चन है जो बनता है टोटली रिलेट करता है। ये जो सेम कंसेप्ट हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इनको हम चेक कर लेते हैं। क्या तो हम देख लेते हैं सपोज कई जगह एल्कीन फॉर्म करके देख लेते हैं कि कौन सी ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, तो उससे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर आप जब ये इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपके दिमाग में वो कनेक्टिविटी आनी चाहिए जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको वो जीओसी का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखना, क्योंकि ये जो मैं फ्लो बना रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस बना रहा हूँ, इस सीक्वेंस में अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी तो आपका जो अप्रोच है क्वेश्चन को लेके वो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से मैं एक जो हमारा सीरीज है तो उस वे में हमको चलना है। तो यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये सब कॉन्सेप्ट आपको रिलेट करना चाहिए जब आप ये सब क्वेश्चन कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं which of the following elimination reaction will give one butene as the major product। अब देखो अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये होता है कि उनको आईयूपीएसी नहीं आती, अब वन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे, तो वन ब्यूटीन किसको बोलते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं आपको बिल्कुल कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्ट कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको आईयूपीएसी नहीं आती तो नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे क्या कंसंट्रेट H2SO4 आपको पता है सिंपली यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, तो ये क्या है, यहाँ पे OH है, ये एलिमिनेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, इतना तो सभी कर लेंगे। इधर पे क्या बनेगा, ये क्लोरीन है, बेस क्या करेगा OH माइनस, यहाँ से H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव यहाँ अटैक, ये क्लोरीन बाहर, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे भी ब्यूटोइन बना। यहाँ पे देखो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको जब जीओसी में आपको जीओसी के प्रीवियस ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वाटरनियम अमोनियम सॉल्ट का केस आता है वहां पे हम बेस लेते हैं और हीट करते हैं, तो याद रखना हमेशा वहां पे कैसा प्रोडक्ट बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। कैसा बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो इसका प्रोडक्ट मुझे लिख के दिखाओ आप लोग। तो इसका प्रोडक्ट मैंने आपको बताया हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। हॉफमैन प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमको पता है कि बेस क्या है, NaOH। अब बेस के पास दो ऑप्शन है, एक इधर से H प्लस लेने का और एक इधर से H प्लस लेने का। मैंने बताया इधर से अगर लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये अटैक, और NMe3 लिविंग ग्रुप अच्छा है तो ये निकल जाएगा, ऐसे बनेगा। और ये हमारा क्या बन रहा है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। हमें क्या ऐसा बनाना होता है, लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल के लिए NaOH माइनस इधर टर्मिनल से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, NMe3 इधर बन जाएगा, निकल जाएगा, तो ये हमारे क्या बने, ब्यूट 1 इन। याद रखना, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इधर अब देख लो, इधर भी अगर NaNH2 माइनस देख लो, स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ क्या हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्ट किया है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक, ये ब्रोमीन बाहर, लो ऐसे बन गया। ये भी क्या बना, क्या बना, ये हमारा ब्यूट 2 इन बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं Which of the following haloalkanes will undergo hydrolysis most rapidly? मैं छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन को, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हाइड्रोलिसिस में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन हेलोजन का जितना ज्यादा साइज इंक्रीज करता है उतना ज्यादा क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप होती है। तो हाइड्रोलिसिस होने में उतना ज्यादा चांसेस होते हैं जिसमें पोलैरिटी ज्यादा, उसमें तो जैसे जैसे हेलोजन की साइज इंक्रीज करेगी पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी आएगी तो क्या होगा, पोलैरिटी आएगी तो हाइड्रोलिसिस इजी होगा। तो यहाँ पे क्या क्लोरीन है और ये डी ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये CH3 CCl है और A B और D सेम ही ऑप्शन थे, तो ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, तो ब्रोमीन हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन साइज में लार्जर है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे पूछ रखा है द रिएक्टेंट एम इन द फॉलोइंग, प्रोडक्ट हमें दे दिया है। बेसिकली अगर आपने ये पढ़ा क्वेश्चन, अगर आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा है कि मैंने इसका अभी जब मैं आपको जीओसी करा रहा था तो मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट बताया था, इस ये कहाँ, इसको कौन से मैकेनिज्म कहते हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनता है, इसकी एक एक इंपॉर्टेंट बातें मैंने डिस्कस की थी। तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर जो जीओसी नहीं देखें तो प्लीज स्टूडेंट जीओसी देख लें, वहीं से जो हमारा फ्लो बन रहा है वहीं से आप देखोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट हमने दे दिया है, ये बन रहा है OCH3 NH2।
अब ऑप्शन भी हम यहाँ पे याद रखना, कंपटीशन के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑप्शन देख के ही सेलेक्ट करना पड़ता है। ऑप्शन देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, या तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल हो सकता है, या मेटा ब्रोमो, या दोनों हो सकता है, या नन ऑफ दिस। सपोज अभी मैं मान के चलता हूँ, अगर ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल मान के चलता हूँ, ठीक है, ये हो गया ऑर्थो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। तो इन्होंने कहा कि मैं मान के चला कि ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल है। ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल की अगर रिएक्शन में यहाँ NaNH2 और लिक्विड अमोनिया से करा दूं, तो क्या हमें ये चेक करना है कि हमें क्या ये मिलेगा, OCH3NH2। और एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेटा लगा दूं, तो मेटा पे लगाने से देखते हैं हम कि हमें क्या यही प्रोडक्ट मिलेगा, मेटा ब्रोमो NaNH2 लिक्विड अमोनिया, तब क्या हमें ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। NaNH2 लिक्विड अमोनिया देख के स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि ये बर्च रिडक्शन है। नहीं, बर्च रिडक्शन नहीं है। बर्च रिडक्शन में हम वहां पे क्या लेते हैं, सिर्फ सोडियम लेते हैं, ठीक है, NaNH2 नहीं लेते हैं। ये सोडामाइड है, सोडामाइड वहां पे नहीं लिया जाता है, वहां पे सिर्फ सोडियम लिया जाता है। तो ये बर्च रिडक्शन नहीं है। तो ये है क्या, आपने पढ़ा होगा जीएफसी में साइंस सब्स्टिट्यूशन, क्या पढ़ा होगा, साइंस सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो साइंस सब्स्टिट्यूशन। साइंस सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम कोई भी सपोज बेंजीन का डेरिवेटिव लेते हैं जिसके पास कोई भी बेंजीन का डेरिवेटिव लेते हैं जिसके पास लोन पेयर हो, या तो वो प्लस एम दिखा रहा हो या जैसा भी कुछ भी दिखा रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि हम NaNH2 लिक्विड अमोनिया का जब भी उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो याद रखना ये जो ग्रुप लिया जाता है, ठीक है, हमेशा कैसा भी ग्रुप हो, इसका हमेशा मुझे क्या कंसीडर करना है, माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करना है। कभी भी इसका प्लस एम इफेक्ट नहीं कंसीडर होता है। ये साइंस सब्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे चीजें समझ में आएंगी। यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, आपको हिंट दे देता हूँ कि हमेशा याद रखना, साइंस सब्स्टिट्यूशन जब भी दिखे आपको, हमेशा आपको माइनस आई इफेक्ट वहां पे कंसीडर करना है, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, प्रोडक्ट ये ऊपर लिखा ही है। तो देखो अभी क्या हो रहा होगा कि NaNH2 है, तो NaNH2 क्या कर रहा होगा, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि NaNH2 क्या है, NaNH2 NH2 माइनस देगा। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, H प्लस प्रेजेंट है, तो ये बेस क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इधर अटैक करेगा इस कार्बन पे, ब्रोमीन निकलेगा। तो हमारा क्या बना, इंटरमीडिएट, यहाँ पे सपोज ये ऐसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये आ चुका है OCH3। अभी क्या है, इधर भी NaNH2, अब इसके पास दो ऑप्शन है इस NaNH2 के, कि इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे। अब आप खुद बताओ, अगर यहाँ को करता है तो एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और सपोज इधर को करता है तो इधर नेगेटिव आएगा। अब कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, मैंने आपको क्या बताया, OCH3 का आपको क्या कंसिडर करना है, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना ज्यादा क्लोज होगा माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, माइनस आई ग्रुप के थ्रू, उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ये वाला नेगेटिव स्टेबल है कि ये वाला, तो ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ऑर्थो से क्या निकलेगा, और ऑर्थो से H प्लस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज ये यहाँ अटैक करेगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे भी इंटरमीडिएट क्या बना, सेम इंटरमीडिएट बना। सोचो यहाँ पे ऑर्थो ब्रोमीन लगा था तब भी सेम इंटरमीडिएट, ब्रोमो पे मेटा पे लग गया तब भी सेम इंटरमीडिएट, ठीक है। अभी क्या हमारे पास बाकी है, NH2 माइनस बाकी, वापस ये क्या करता है, ये अटैक करता है। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करे, मेटा पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, या तो ये मेटा पे करेगा तो ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा। आप खुद बताओगे अब मुझे कि कहाँ पे अटैक करेगा। सपोज इसने किया मेटा पे, इसको मैं मान रहा हूँ इसने किया मेटा पे अटैक, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आया, ठीक है। तो ऑर्थो पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो OCH3 के क्लोज है, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे OCH3 का प्लस M नहीं कंसीडर करना। बहुत सारे स्टूडेंट अगर पढ़े नहीं होते तो जनरली हमें क्या लगता है कि हम OCH3 का प्लस M कंसीडर करेंगे, तो प्लस M की वजह से ऑर्थो पे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, तो और बढ़ने की वजह से क्या होता है, डीस्टेबिलिटी आती है सिस्टम में। बट ऐसा नहीं है, OCH3 का हमें सिर्फ क्या कंसीडर करना है, सिर्फ माइनस आई। तो यहाँ पे मेटा पे अटैक करेगा तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ये वाला वापस से बनेगा। सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी NH2 किधर अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा, NH2 माइनस तो ऑर्थो पे नेगेटिव, तो सेम प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है। तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल से भी सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, मेटा से भी मिल रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी योर सही, आइदर ऑर्थो आइदर
आइदर ऑर्थो और मेटाब्रोमोइनोजोल, दोनों में से किसी के साथ भी अगर ये रिएक्शन करता है तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना, इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ रैंकर्स स्टूडेंट करते हैं। अगर आपको अप्रोच में डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने ये अप्रोच डेवलप कर लिया तो आपके लिए आगे चल के बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले आपको क्या करना है, उतने ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है जिससे आपकी रैंक इंप्रूव हो। यही खेल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। ये जैम के जैसे सपोज बहुत सारे स्टूडेंट जो जैम का एग्जाम दिए, उसका पैटर्न कुछ डिफरेंट है, ठीक है, उस पैटर्न पे हमको नहीं फॉलो करना है। हमें यहाँ पे देखना है 120 क्वेश्चन अगर बीएचयू में आ रहा है तो हमें पहले मिनिमम 50 क्वेश्चन ऐसे चूज करके करने हैं जिससे हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हमारा मतलब कंफर्म हो जाए कि इतने में तो मुझे सिलेक्शन हो जाएगा। सपोज आप 50% बीएचयू का क्वेश्चन करके आओगे, 50% तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाने के बाद अब डिसाइड करो कि आपको जो 90 या 95% प्लस चांसेस लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा, वो वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उससे क्या होगी, आपकी रैंक भी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से देखना, गलतियां मत कर देना। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मत सोचना कि 120 में 100 कर लेंगे शायद, तुक्का ही लग गया, तो ये सब बहुत ही रेयर होता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अल्टीमेटली आपका नॉलेज ही मैटर करेगा, तो प्लीज इस चीज को ध्यान से करना, गलतियां मत कर देना। आगे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग 3 क्लोराइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। छोड़ देता हूं मैं ये क्वेश्चन को, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्लोरीन निकलेगा, और यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। अब ये कैसा है, एलाइलिक है, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा 1 डिग्री, तो ये B है, तो ये B हो जाएगा, BCA देख लो, बी ऑप्शन विल बी और करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ ही देता हूँ, ये आपको पता है। एक ऐसा है एरोमेटिक है, और एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, ये कैसा ट्राइफेनाइल, ये कैसा 3 डिग्री कार्बेनाइन, ये 1 डिग्री कार्बेनाइन। कार्बेनाइन के केस में हमको पता है 1 डिग्री कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल देन, तो सबसे ज्यादा AB देन DC, ABDC देख लो, ABDC, C ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ो, द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड थ्रू, आपको पता है कि यहाँ पे क्या क्लोरीन किधर लग रहा है, इस CH3 पे लग रहा है, इस CH3 पे लग रहा है, तो ये पक्का किसके थ्रू जा रहा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही जा रहा होगा, तभी यहाँ पे CH2Cl बन रहा है, तो सिंपली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक कर दो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल प्रोडक्ट Z इन द, ठीक है, आओ इसको भी देख लेते हैं। CH3C, HCN के साथ इसकी रिएक्शन करानी, लो करा दो। CN माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये O माइनस, तो क्या बना CH3CO माइनस CN CH3। हाइड्रोलिसिस करानी, लो करा दो, हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना, गलती मत कर देना, OH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये COH हो जाएगा। क्यों, आपको पता है साइनाइड की जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो, साइनाइड की जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है, एसिड बनता है। याद रखना, सपोज यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, H3O+ दे रखा है, इसका क्या मतलब होता है कि ये डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड है। सपोज कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में जब भी साइनाइड की क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती, तो वहां पे हमेशा याद रखना वहां पे अमाइड बनता है। लेकिन जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ, मतलब कि जब वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है एसिड में, तब साइनाइड के हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमेशा याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वाटर का कंटेंट कम होगा। सपोज इस तरीके के, सपोज एक CH3CN है, उसमें लिख के आएगा एक बार उसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से, एक बार डाइल्यूट H2SO4 से, तो जब कंसंट्रेट H2SO4 से कराओगे आप तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CONH2, अमाइड बनेगा, और वहीं जब डाइल्यूट H2SO4 से कराओगे तो CH3COH बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। समझ में, तो यहाँ पे क्या बन चुका है, COH। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे कंसंट्रेट क्या दे रखा है, H2SO4 वापस से दे रखा है, कंसंट्रेट H2SO4 OH के, जब अल्कोहल के केस में ये कैसा बिहेव करता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम ये CH2 है, सपोज ये H है, तो OH और H मिलके क्या निकल जाएंगे, वाटर निकल जाएगा भैया। क्या निकल जाएगा, वाटर। वाटर निकलना ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है, वाटर निकालना, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और इधर से क्या जुड़ जाएगा, COH, और ये डबल बॉन्ड बढ़िया रेजोनेंस में भी बिजी है, तो ये स्टेबलाइज भी कर रहा है। ऑप्शन चेक कर लो, तो ये पहला ही ऑप्शन आई थिंक सही है, हाँ लो, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्टली शोन। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
मोस्टली स्टूडेंट गलत करके आते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन बेस से कराओगे तो हमेशा याद रखना हाइड्रोजन गैस निकलती। सी ऑप्शन क्या है, अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो कभी भी तुमको H2CO3 वापस से नहीं मिलता है, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी सी भी गलत। अब बी के साथ देखो तो अल्कोहल की रिएक्शन एसिड से करा रहे हैं और क्या निकल जा रहा है, एसिड वापस से निकल जा रहा है, ठीक है, ये बेसिकली सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइपोकार्बोनेट है, तो याद रखना कभी भी H2CO3 नहीं निकलता। डी ऑप्शन हम मुझे सही लग रहा था, क्यों, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स हाइड्रोहेलोजेनेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, मतलब इसमें क्या कराना है, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बनाना है, तो एक एक ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, CH3 CH2 Br। बी ऑप्शन क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 पेंटेन था 5 कार्बन, तो ये CH2Br हो जाएगा। इधर क्या है, 1 2 3 4, इधर पे क्या लग जाएगा, Br, ये से काट दो, इधर पे क्या है, CH3। सी ऑप्शन देखो 3 ब्रोमोपेंटेन, तो हम लोग 3 ब्रोमोपेंटेन बना लेते हैं, CH2 CH3, ये 3 ब्रोमोपेंटेन हो गया। डी क्या कह रहा है, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, लो ये अभी हमने बना ली। अब पूछ रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बनाना है, देखो अब इसका क्या कराना है, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस। सपोज सब में मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस OH- या NaNH2 डाल दिया, ठीक है, सपोज मैंने OH- ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रोजनेशन कराओगे तो जो जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो उतना ज्यादा उसका रिएक्टेंट उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो हम चारों का क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट में देखते हैं जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसका रिएक्टेंट उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसका अगर OH- क्या करेगा, बीटा से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आएगा, ये अटैक, ये बाहर, तो क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सेम इधर है तो ये CH3 माइनस इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी हमको पता है इधर से करेगा, क्यों, क्योंकि इधर से करने पे मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बन गया बी। इधर से भी करोगे तो इधर भी ऑप्शन है, इधर भी ऑप्शन है, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन आप दोनों से करा के देखोगे तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो सेम बनेगा। कहीं से भी करा लो, यहाँ तो कॉमन है, CH3 CH मैं इधर से करा ले रहा हूँ, CH2 CH3, ठीक है, इधर से करा के देखोगे तो इधर से निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब एल्कीन बन चुकी, आपको पता है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, वाया अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए तो हमने पढ़ा था कि जब भी कभी एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालने का आया तो हम कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी बता देंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या क्या और बताया जा सकता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप बता सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन निकालना बता सकते हो, रिएक्टिविटी बता सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बता सकते हो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आपको इतना कुछ आइडिया देता है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन ही मुझे सबसे ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगता है, वाकई में बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, आपको बहुत कुछ बता देता है। तो पहले वाले में अगर कंपैरिजन करो तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर देखो तो 2 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर देखो तो 3 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन इधर भी। अब इन दोनों में बात आ गई तो इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। इन दोनों में वैसे कंपैरिजन, दोनों सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा यहाँ पे। इधर काउंट करो तो 3 3 6 और 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये है, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ये है, तो इसका जो रिएक्टेंट होगा वो भी सबसे ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिव पूछ रहा था तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं naphthalene undergoes nitration with a mixture of देखो याद रखना ये केस आपको तभी आएगा जब आप अच्छे से ये कॉन्सेप्ट पढ़े होगे। नैप्थलीन की जब भी रिएक्शन एक बहुत ही हाई डिग्री टेम्परेचर पे नहीं, मतलब ऑन एंड रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, उसका जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो याद रखना कंसनट्रेट HNO3 कंसनट्रेट H2SO4, तो सेकेंड पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप जाके क्या करता है, जुड़ जाता है और क्या कहलाता है, यहाँ पे NO2 लग जाएगा 1 2,
ये क्या हो जाएगा 2 नाइट्रोनैप्थलीन, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 नाइट्रोनैप्थलीन। याद रखना 50 मतलब 50 to 80 डिग्री अगर टेम्परेचर लिख के आपसे नाइट्रेशन करा रहे हो तो सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है जाके। अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है, विच रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस क्वेश्चन पे लगाना आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 2 मेथाइल ब्यूटेन है, 2 मेथाइल ब्यूटेन हमने बना लिया। अब इसमें पूछ रहा था विच रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। गलती क्या होती है मैं आपको ये सिखाता हूँ। अगर मैं भी ये क्वेश्चन देखता, अगर मैं भी थोड़ा जल्दीबाजी में करता तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या है ब्रोमिनेशन कराना है और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म Br2 H के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाएगी। यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इस हाइड्रोजन को मैं एलिमिनेट करता रेडिकल यहाँ, तो 3 डिग्री हमें क्या मिल रहा था रेडिकल, और मैं टिक करके क्या था टर्शरी रेडिकल टिक करके चला आता मैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, गलती हो गई, मुझसे भी हो जाती, लेकिन एक्चुअली इन्होंने प्रोडक्ट भी दे रखा है कि इससे हमने ये 2 मेथाइल ब्यूटेन हमने रिएक्शन कराई तो हमें ब्रोमिनेशन कराया, हमने ये प्रोडक्ट बना, तब हमें बताना है कि हमें इंटरमीडिएट क्या है। तो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे इन्होंने दिया है CH3 CH CH3 CH Br CH3, मतलब इन्होंने कह रहा है यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट था ये हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। जनरली ये वाला होना चाहिए 3 डिग्री बन रहा था रेडिकल, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि ये 2 डिग्री वाला ही से हाइड्रोजन निकला है, तो आपको वही मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना होगा यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा होगा और रेडिकल जनरेट हुआ होगा, और ये कैसा रेडिकल है, ये एक सेकेंडरी रेडिकल है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को गलती करते हैं, 80% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती करके आते हैं। तो प्लीज आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, टाइम सफिशिएंट है, आपको 120 में से 120 क्वेश्चन नहीं करना है, 100 में से 100 नहीं करना है। सो चिल रहो, आराम से रहना, आराम से पेपर करना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आगे देखते हैं इन द रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पे क्या है नैप्थलीन का क्या करा रहा है इन्होंने V2O5 के साथ क्या करा रहा है रिएक्शन करा रहा है। तो मैं आपको बता दूं V2O5 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपको ये है नैप्थलीन, नैप्थलीन का जब भी आप क्या कराओगे यहाँ पे इन्होंने एयर मतलब O2 और V2O5 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होता है याद रखना, नैप्थलीन का जब भी आप ये कराओगे तो यहाँ पे ये V2O5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और यहाँ पे क्या करता है नैप्थलीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको ऐसे बना लो थैलिक एसिड में, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराना है। बेसिकली आपने ये एक नेम रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड, अगर आपने रिएक्शन नेम रिएक्शन पढ़ी होगी तो बेसिकली ये यही। उसके बाद क्या होता है उसमें भी प्रोसेस है कि अमोनिया और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन है NaOCl और OH-। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि यहाँ पे क्या बनता है, एक जगह NH2 लगता है और एक जगह क्या लगता है COH ग्रुप जाके जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, COH ग्रुप जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन रिंग। इतना तो सबको आइडिया होगा, जितनी भी C डबल बॉन्ड O जो डायरेक्टली ग्रुप जुड़ते हैं किससे बेंजीन रिंग से, वो मेटा शो करते हैं। तो ये मेटा हो जाएगा। NHCH3 ये कैसा हो गया ऑर्थोपैरा, क्योंकि इसके ये प्लस M शो करता है, ये भी कैसा करेगा प्लस M के थ्रू, तो ये भी ऑर्थोपैरा। ये तो प्लस नाइट्रोजन, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है माइनस आई शो करता है ये, तो ये भी कैसा डायरेक्ट करेगा मेटा। तो A और D कौन सा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो हमको पता है बेंजीन रिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ज्यादा, तो हमको पता है क्लोरीन का जनरली आपको माइनस आई पे कंसिडर करना है, तो सबसे ज्यादा CH3 हो जाएगा लो, B सबसे ज्यादा। अब A C D में क्लोरीन सबसे कम किस में है, D में, तो एक B के बाद D आ जाएगा, D के बाद C आ जाएगा, देन A, क्योंकि A में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, क्योंकि तीन क्लोरीन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल जब रिएक्ट करने आ ही नहीं पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको मिलेगी नहीं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा BDCA, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोस्ट
अंडरगो फ्री रेडिकल एडिशन टू एल्कीन। ये एक थोड़ा सा एक इसका कंसेप्ट है, इस पे मैं डीप में नहीं जाऊंगा, इसको मैं आपको एक जनरल हिंट दे देता हूँ कि जब भी फ्री रेडिकल के थ्रू बात होती है एल्कीन में, जब एडिशन कराना होता है तो HBr क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट करता है वो HBr होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ द फॉलोइंग बेंजिल अल्कोहल विद HBr। 4 अल्कोहल दिए हैं, लो हमने बना लेता हूँ। पहला क्या है, C6H5CH2OH। दूसरा क्या कह रहा है, पैरा पे हम लगा लो NO2 और ये क्या है CH2OH, पैरा पे लगा लो NO2, लगा लिया। तीसरा क्या कह रहा है, पैरा पे लगा लो OCH3 और इधर क्या लगा लो CH2OH। और चौथा क्या कह रहा है, क्लोरीन लगा लो। लो, जहां कहेगा भैया हम वहां लगाएंगे इसको। क्लोरीन पैरा पे लगा लिया। पूछ रहे द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन। अब इन चारों की रिएक्शन आपको किससे करानी है, HBr के साथ करानी है अल्कोहल की। तो हमको पता है HBr के साथ कराओगे तो ये सब OH OH हटेगा, सब पे क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्वेश्चन बेसिकली किसका है, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। अब तो ये सवाल बच्चों वाला हो गया होगा, क्यों, क्योंकि OCH3 क्या है, प्लस M के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको मिलेगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब ए और डी में देखोगे तो, और सी तो वैसे भी सबसे लेस स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये -M के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी, मतलब कि ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर रहा होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, हमको उसको स्टेबलाइज कराने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना था, लेकिन NO2 क्या कर रहा है, विड्रॉ करने लगा। ड्यू टू विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2 ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करने की वजह से ये तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा। तो बी सबसे लास्ट में। ए और सी में अगर देखो तो क्लोरीन आपको मैंने बताया जनरली इसका -I शो करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है, जब इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो ये पहले क्या करता है, +M शो करता है, -I उसके बाद करता है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी तो बढ़ा रहा होगा, ए वाले में तो उतनी ही है। तो ए के सी के बाद क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, सी के बाद डी, डी के बाद ए हो जाएगा, देन बी। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी डी, मतलब 3 4 1 2, कौन सा, ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने आपको बोला था कि हम डेली लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है पर्सनल मेरा खुद का, तो क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही, तो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। नहीं तो कराने को तो मैं करा दूंगा। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, 60 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब मैं इसके पास 20 से 30 क्वेश्चन और कराऊंगा। ये अभी मैंने BHU का करा दिया, DU HCU CU सेट में इसी से इन्हीं सब रिलेटेड कंसेप्ट से सेम पैटर्न पे सेम उसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट हुए, तो मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन और कराऊंगा, DU के अब कवर करूंगा, HCU के CU सेट के। ठीक है, उसके बाद बाकी के जितने भी बचे क्वेश्चन है उसको क्या करोगे, आप खुद से ट्राई करोगे। नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे डिस्कस करोगे। व्हाट्सएप पे बहुत सारी स्टूडेंट है जो IITs, जो हमारे सीनियर IITs, IISER NITs, सब के सीनियर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप वहां डिस्कस करो, सबका फायदा होगा, आपका भी उनको भी चलो बताने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैं एक सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अभी ये आप देख रहे हो प्लीज अपने फ्रेंड से शेयर करो, क्योंकि हमें अपना चैनल को ग्रो कराना बहुत जरूरी। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आपकी आवाज नहीं सही, तो अभी इतना ज्यादा मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग तो हूं नहीं कि बहुत कुछ परचेज कर पाऊं, अभी भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की बहुत सारी कमी। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करोगे अभी, तो हम ग्रो करेंगे, तो अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे। और इन केस मुझे कोई ये नहीं कहे, आप सब जानते होंगे शायद, कोई हमें ये नहीं कह सकता कि मैं क्वालिटी, मतलब जो आपको पढ़ा रहा हूँ या जो भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ उसमें मैं कहीं ना कहीं कोई चीज़ कमी नहीं रखता हूँ। बस थोड़ा सा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी इशू होते हैं, बाकी तो आई थिंक सब सफिशिएंट रहता है। ठीक है, अगर आप अपने, अभी आपका काम क्या कि चैनल को थोड़ा सा शेयर करो, अपने फ्रेंड से बोलो कि शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कर दें, बाकी ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।